नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नजर। आज हम जिन तीन खबरों पर बात करेंगे उनमें पहली खबर है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। जी हां, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप के कहने पर सरेंडर किया है। राहुल के इस बयान पर अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर देश हित के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है। प्रदेश में युक्ति युक्तिकरण के खिलाफ लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। शिक्षकों के आंदोलन के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। तो ये तीन खबरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। एक एक कर सभी खबरों का रुख करते हैं और पहली खबर आपको बताते हैं। सरेंडर पर सियासी बवंडर, मामला आपको बताएं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी अब बीजेपी हमलावर उस पर हो रही है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। पीएम मोदी के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। भाजपा ने कह दिया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की ऐसी भाषा देश और सेना का अपमान है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, ओछी टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद लायक नहीं है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुमित पात्रा ने राहुल गांधी को पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट बता दिया है। जी हां, बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी तुरंत सरेंडर हो गए। एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। एक मर्यादा होती है नेता प्रतिपक्ष की, बहुत गरिमापूर्ण पद है, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने वो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी के लेकर के, मैं मन में सच में मेरे मन में तो बड़ी निराशा भी है। और ये हमारे प्रदेश में तो ऐसी बातों का कोई बर्दाश्त नहीं करता है, पूरा देश बर्दाश्त नहीं करता है। इसमें पुनः आपके माध्यम से अपील करूंगा कि राहुल को माफी मांगना चाहिए। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। तो बयानबाजी आपने सुनी, जहां पर अब बीजेपी भी लगातार हमलावर है। और इसी खबर पर अब हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी, बीजेपी विधायक जुड़ गए हैं। वहीं हमारे साथ के मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं। एक एक कर आप दोनों से राय ले लेते हैं। चिंतामणि जी, पहले आपसे बात कर लेते हैं। एक तो इसे आप क्या बेतुकी जुगलबंदी या तुकबंदी कहेंगे? नरेंद्र सरेंडर, वो भी ऐसे फोन का इशारा करके बोल रहे नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप का फोन आया। किस तरीके से इस बयानबाजी को देखते हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश साफ साफ नजर आ रहा है, हर दिग्गज नेता इसको लेकर बयान दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि
राहुल गांधी जी का भाषाई ज्ञान कमजोर है और वो उचित जो भी उनको रखना होता है उसको, या तो उनमें क्रोध ज्यादा है जो अब शब्दों को जन्म दे देता है। जिस तरह उन्होंने कहा, जो बात उन्होंने कही वो दूसरों शब्दों में भी की जा सकती थी। दूसरा ये कि अगर सरेंडर किया था तो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जब चीन की सेनाएं ल्हासा को कब्जा की और इन्होंने सनद पहुंचाने का काम किया, रसद पहुंचाने का काम किया। जब पंचशील समझौता किया तो इन्होंने एक देश की हत्या कर दी, इन्होंने अपनी सीमाएं तय नहीं की। ये सब सरेंडर था। लगातार चीन अतिक्रमण करता रहा उनके कार्यकाल में और उसके बाद भी ये सब सरेंडर था। सरेंडर तब था कि जब 91,000 हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार किया, सरेंडर करवाया, और उसके बावजूद उनको वो जमीन भी खाली करनी पड़ी जो हमारे सैनिकों ने जीती थी। हम इवन करतार साहिब तक नहीं ले पाए, हम 54 उन सैनिकों को नहीं छुड़ा पाए। तो ये सरेंडर होता है। जीत कर भी सरेंडर कैसे होता है? ये सरेंडर। अब तो भारत का जो शौर्य है, गौरव है, इसको पूरी दुनिया में दिखाने का काम ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो शब्दों की गरिमा उनको रखना चाहिए थी राहुल गांधी जी को। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गरिमा के आदमी को इस पक्ष पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जी, के मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मिश्रा जी, आपने सुना कि किस तरीके से नरेंद्र सरेंडर पर लेकर अब बीजेपी जो है वो लगातार राहुल गांधी का विरोध कर रही है। वो पहुंचे और कार्यक्रम में जहां पर जनता को उत्साहित करना था, क्योंकि अगले चुनाव की तैयारी मध्य प्रदेश में करने के पर्पज से वो पहुंच रहे हैं और इस तरीके का बयान सामने आ रहा है। पहला सवाल मैं आपसे ये कर लेती हूँ कि उन्हें अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर डाउट क्यों है? आपकी पार्टी को डाउट क्यों है? क्योंकि कहीं भी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखा चुके हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। सेना पर डाउट कांग्रेस करी है, ऐसा हमेशा बीजेपी कह रही है, और अब इस तरीके के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा निवेदन सबसे पहले तो चिंतामण मालवीय जी से है, क्योंकि वे प्रोफेसर रहे हैं भाषाई ज्ञान। मैं तो उन्हें नहीं दिखा सकता हूँ, पर इतना जरूर मैं निवेदन कर सकता हूँ उनसे कि हिंदी शब्दकोश में जिसे आत्मसमर्पण कहते हैं, अंग्रेजी में उसे सरेंडर कहते हैं। राहुल गांधी जी सहित पूरा देश सिर्फ अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर यह जानना चाह रहा है कि जब 7 तारीख से ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ, 10 तारीख तक हम लोग पाकिस्तान को अधमरा कर चुके थे और मेरा परिवार भी फ्रीडम फाइटर, सेना और पुलिस में रहा है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है। और सेना की जिन लोगों से मेरे परिवार की बातचीत हुई है, उनका ये कहना था कि 3 दिन और युद्ध चल जाता तो हम पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर सकते थे। तो मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि राहुल गांधी जी यही पूछना चाह रहे हैं कि हमने उस जीत को हार में तब्दील करने के लिए सरेंडर क्यों किया। और राहुल गांधी देश की आवाज बने हुए हैं, देश भी ये चाह रहा है कि, और पूरा देश चाह रहा था कि आतंकवादियों को प्रश्रय देने वालों की कमर तोड़ दी जाए। तो उस कमर को अधगायला किसने छोड़ा? ट्रंप साहब खुद 12 बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार खत्म करने की धमकी दी। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने उनको लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। हमारे देश के विदेश मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 7 तारीख को पाकिस्तान को युद्ध की जानकारी दे दी थी। तो क्या सरकार में बैठे लोग पाकिस्तान के मुखबिर हैं? और यदि पाकिस्तान के मुखबिर सरकार में ही बैठे हैं तो उस सरकार को धिक्कार होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय सदस्यों की टीम पूरी दुनिया में भेजी है पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। उन्हीं दलों के राजनीतिक दल जिसके 200 सांसद शामिल हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिख कर दिया है कि आप संसद का विशेष सत्र बुलवाएं। तो आप दुनिया में पाकिस्तान की पोल तो खुल रहे हैं, मगर यहाँ किसकी पोल नहीं खुल जाए उस डर से आप संसद के सत्र को आउट नहीं कर रहे हैं। आप तो खुद लोकतंत्र के सुहाग को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र के सिंदूर को आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा काम है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग कन्विंस कराए ना। मैं खुद कह रहा हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते, जहाँ भाजपा इस संदर्भ में पास करना चाहे, मैं उनके दफ्तर में जाने को तैयार हूँ। इस बात को हमें कन्विंस कराए। के मिश्रा जी की बात सुनिए आपने मालवीय जी, और ट्रंप वाकई में कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साफ साफ कह चुके हैं कि मैंने फोन किया और उसके बाद आया। क्यों पार्टी की ओर से कोई बयान ट्रंप को लेकर सामने नहीं आता है? मालवीय जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी मैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आलोचना ये लोकतंत्र का गहना है और विशेषाधिकार है विपक्ष का। आलोचना होना भी चाहिए, प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए। प्रश्नों के बगैर लोकतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन विषय ये कि प्रश्नों का स्वरूप क्या है,
प्रश्नों की भाषा क्या है और किस तरह आप कह रहे हैं, विषय ये है। अब प्रश्न पूछने पे कभी इस देश में रोक नहीं रही भाई। ये तो ऐसा देश है कि जहाँ तो धर्म पर भी सवाल करे हैं, ईश्वर पर भी सवाल करे, तो राजा पर सवाल क्यों नहीं हो सकते, या प्रधानमंत्री पर या सरकार पर सवाल क्यों नहीं हो सकते? होते हैं, लेकिन भाषा का जो गरिमा है वो लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गिरी है और इसकी चिंता कांग्रेस को करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि भाषाई मर्यादा बेहद जरूरी है, क्योंकि बात पूछने का हक तो है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार जो है सरेंडर पर अब सियासी बवाल बना हुआ है और सरेंडर वाले बयान पर अब बीजेपी भी लगातार भड़क रही है। तो मध्य प्रदेश से अगली खबर बताते हैं, जहां असली परीक्षा लेकिन नकली परीक्षार्थी। क्या है मामला? मध्य प्रदेश में व्यापम का नाम भले ही बदल गया हो, अब कर्मचारी चयन के नाम से व्यापम को बुलाया जाता है, लेकिन खेल वही पुराना है और तरीका भी वही पुराना है। बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ चयनित उम्मीदवारों ने परीक्षा में खुद के बजाय सॉल्वर को बैठाया और इसके लिए आधार कार्ड में फोटो और बायोमेट्रिक तक बदलवा दिए गए। जब पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा ने आधार वेरिफिकेशन दोबारा शुरू किया तो सामने आई सच्चाई ने चयन प्रक्रिया की पूरी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। अब तक करीब 30 संदिग्धों को पहचान हो चुकी है और प्रदेश के 6 जिलों में से 16 पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 14 आधार कार्ड की जांच अभी भी बाकी है। कुछ सॉल्वर ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार परीक्षा में शामिल हुए हैं। बता दें कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए 6,448 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ऐसे में खुलासा भर्ती प्रक्रिया की साख और भरोसे दोनों पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है और ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां पर 6 जिलों में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। परीक्षा में इनकी जगह सॉल्वर बैठा था, तीनों जो है वो अभ्यर्थियों की जगह पे। तो अभी तक 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार कर लिए हैं, तो वो सॉल्वर गिरफ्तार हो गए हैं। और जो आधार में जो फेरबदल कर रहे थे और जो पूरा इसका योजना बना रहे थे आधार में था, तो वो 5 वो लोग भी गिरफ्तार हुए। कुल मिला के 9 गिरफ्तारी पुलिस ने अभी कर ली है और इसमें बाकी गिरफ्तारियां भी की जा रही है। जांच के जो तथ्य आए उसमें ये पाया गया कि रामरूप ने स्वयं एग्जाम न देकर एक अन्य व्यक्ति को एग्जाम में बिठाया था। बाद में पुलिस ने इसमें अपराध कायम किया। अपराध के बाद में रामरूप की गिरफ्तारी हुई। रामरूप से जब पूछताछ हुई तो उसने स्वीकार किया कि हाँ ये बात सही है। उसने स्वयं एग्जाम ना देकर एक अमरेंद्र नाम का व्यक्ति था जो पटना बिहार का रहने वाला था, उसने उसके बदले में एग्जाम दी है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला सामने आया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग जी, व्यापम में पहले कई सारे घोटाले हुए हैं, उन घोटालों की जो आग है अभी कई बार बुझ भी नहीं पाई है। अब एक और नया मामला सामने आया। नाम भले ही व्यापम का बदल गया है, लेकिन घोटाले पूरे उसी तरीके से हो रहे हैं। क्या है पूरा नया घोटाला? विस्तार से हमारी जनता को समझाइए। देखिए, बिल्कुल अगर हम लगातार देखें तो शिवराज सरकार के दौरान व्यापम यानी कि घोटालों का ही जो है एक संस्थान बन गया था। नाम बदल दिए गए, कभी कर्मचारी चयन मंडल तो कभी कुछ, लेकिन स्कैम्स जारी रही। हजारों योग्य युवाओं के, हजारों नहीं लाखों योग्य युवाओं का जो है वो हक मार के कुछ फर्जी लोग जो है वो फर्जी तरीके से एग्जाम देते रहे, एक के बाद एक, चाहे वो मेडिकल भर्ती की बात हो, अन्य नौकरियों की बात हो। और उसी तरह से 2023 का ये पुलिस कांस्टेबल स्कैम है पूरा। और इस स्कैम में अगर हम बात करें तो 6,443 उम्मीदवारों का चयन हुआ था, लेकिन इसमें 30 जो थे कैंडिडेट पूरी तरह सस्पिशियस थे, क्योंकि इसमें साल्वर्स यानी कि बिहार और पटना के कुछ लड़के आए, उन्होंने परीक्षार्थियों की जगह स्वयं परीक्षाएं दी और उसके बाद में जो है चयन हो गया। बकायदा आधार कार्ड पर जो है वो पहचान बदली गई, फोटोग्राफ्स बदले गए, बायोमेट्रिक्स प्ले हुए और यही कारण था कि जो फिजिकल चेंजेस थे वो बाद में पकड़ाए और उस आधार पे 6 थानों में 16 एफआईआर अब तक के दर्ज हुई है। दरअसल पीएचक्यू ने जब वेरिफिकेशन किया इन सारी चीजों की फिजिकल,
तो काफी सारे परिवर्तन थे एग्जामिनेंस के फोटोग्राफ्स में, यानी कि प्रवेश पत्र के फोटो में, और जो चयनित हुए थे अभ्यर्थी उनके, और उसके बाद एक एक करके इसका जांच का सिलसिला जारी है। लेकिन ये कितनी बड़ी गड़बड़ी है, व्यापम में किस तरह से चलता आ रहा है, भले ही कर्मचारी चयन मंडल इसका नाम दे दिया गया हो, पर लगातार गड़बड़ियां 2023 तक होती रही। हालांकि मोहन सरकार आने के बाद में काफी बदलाव इसमें आया है, पर उसके पहले यानी कि 2023 के पहले तक की जितनी परीक्षाएं हुई, अधिकांश परीक्षाओं में कहीं ना कहीं घोटाले हुए, इस तरह की चीजें हुई, जिससे युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हुआ ही हुआ। साथ में जो है बड़ी बात ये थी कि इन सबके साथ साथ बिहार यूपी के जो स्कैमर्स थे, सॉल्वर्स थे, वो यहाँ पर हावी रहे, लाखों रुपए देकर परीक्षाएं देते रहे। जी अब अनुराग जी, कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है क्योंकि कांग्रेस के पास एक बार फिर से एक असली मुद्दा और सही मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि कई सालों से, कई वर्षों से व्यापम नाम में कई सारे घोटाले हुए हैं। एक और मुद्दा सामने आया, क्या सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस कर रही है, कितना सही? देखिए, कुछ नहीं होता। विपक्ष ऐसी मांगे हजारों बार करता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं विपक्ष को क्या हो जाता है कि वो सो जाता है। सबसे बड़ा जो व्यापम घोटाला था उसमें कांग्रेस ने एक हद तक प्रदर्शन किया। उसके बाद ऐसा कौन सी जादू की छड़ी सरकार ने घुमाई कि विपक्ष ने उस मुद्दे को बस्ते में डाल दिया। खुद कई सारे कांग्रेस के नेता ही आश्चर्य में थे, अजय सिंह जैसे, जो ये सवाल उठा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को आगे नहीं लिया। अगर इस पुराने व्यापम के घोटालों को ही उठाया जाता रहता तो शायद चुनाव परिणाम भी बदल सकते थे, क्योंकि युवाओं में काफी आक्रोश था उसको लेके। लेकिन एक समय तक के ही पता नहीं क्यों विपक्ष या कांग्रेस किसी मुद्दे को उठाता है और उसके बाद में एक तरह से की फिक्सिंग नजर आने लगती है। जी, तो देखना होगा अब इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे होता है। हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ से अगली खबर आपको बता दें, जहां युक्ति युक्त करंट पर रण लगातार जारी है। जी हां, छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्त करंट के खिलाफ लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। शिक्षकों के आंदोलन के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने स्कूलों को बंद किए जाने के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर कांग्रेस किसी भी स्कूल को बंद करने की बात से इनकार कर रही है। क्यों युक्ति युक्त करंट पर गरमाई है सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्त करण को लेकर पहले ही शिक्षक संघ सड़क पर है। अब प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल भी स्कूलों को बंद किए जाने के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शिक्षा न्याय आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 5 जून से 7 जून के बीच सभी जिलों में स्कूल बंद करने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 9 जून से 11 जून के बीच सभी ब्लॉकों में बीईओ दफ्तर का घेराव किया जाएगा। दूसरे चरण में सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। सभी जिलों में 3 से 5 किलोमीटर तक लंबी शिक्षा न्याय यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि युक्ति युक्त करण पर कांग्रेस जहां 10,463 स्कूलों के बंद होने का आरोप लगा रही है, वहीं राज्य सरकार का कहना है कि स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि उनका समायोजन किया जा रहा है। सरकार का साफ कहना है कि अतिशेष शिक्षकों को वहां भेजा जा रहा है जहां शिक्षक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का निर्णय, बीओ कार्यालय घेराव का निर्णय, फिर 3 से 5 किलोमीटर न्याय यात्रा कर डीओ कार्यालय का घेराव का निर्णय और स्कूलों के सामने तख्ती लेकर प्रदर्शन करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ली है। और इसके लिए आज विधिवत पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी घोषणा कर रही है, ताकि आने वाला समय में इस सरकार के खिलाफ में जो 10,463 स्कूल बंद कर रही है उसके खिलाफ में मुखर होकर लड़ाई लड़ सके। देखिए, प्रदर्शन करें क्या करें उनका काम है, लेकिन युक्तियुक्तकरण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कदम है, बच्चों के हित में ये कदम है। युक्तियुक्तकरण को में किसी भी एक भी स्कूल बंद नहीं हो रहा है।
जिस तरीके से गलत प्रचार इसके विषय में किया गया, स्कूल बंद नहीं हो रहा है, 2 स्कूल मर्ज हो रहे हैं। एक ही प्रीमाइसेस में एक मिडिल स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है और दोनों के प्रधान पाठक अलग अलग हैं, तो दोनों स्कूल मर्ज हुए, तो बंद नहीं हुआ। अभी बिल्डिंग उतनी है, कक्षाएं उतनी हैं, छात्र उतने हैं, सिर्फ प्रधान पाठक एक होगा तो ठीक है, प्रधान पाठक एक हो सकता है। अब एक जो प्रधान पाठक बचे तो वो पद खत्म नहीं हो गया, उस व्यक्ति को कहीं और काम उससे लिया जा रहा है। ये अच्छी व्यवस्था है ना, इस अच्छी व्यवस्था को दुष्प्रचारित किया जा रहा है, ये गलत है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 45,000 पदों को समाप्त करने से लेकर 57,000 शिक्षकों की भर्ती तक कई मसलों पर जमकर सियासत हो रही है। शिक्षक पहले ही इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस भी आंदोलन की राह पकड़ती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के आंदोलन का युक्तियुक्तकरण के फैसले पर कितना असर होता है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, युक्तियुक्तकरण का विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है। हालांकि सीएम साय खुद कई बार कह चुके हैं कि शिक्षा का स्तर सुधरेगा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। बावजूद उसके अब बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार इसलिए प्रयास कर रही है कि अतिशेष शिक्षकों को उन स्थानों पर भेजा जाए जहां पर दूरस्थ स्थानों में, दूरस्थ अंचलों में जहां पर शिक्षकों की कमी है। लेकिन कहीं ना कहीं युक्तियुक्तकरण पर अब राजनीति जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि 10,463 स्कूलों को बंद करने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है और इसके विरोध में कांग्रेस ने शिक्षा न्याय आंदोलन की घोषणा की है। अलग अलग चरणों में कांग्रेस के आंदोलन को संचालित किया जाएगा। 5 से 7 जून के बीच सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाएंगे। इस माध्यम से बताए जाएंगे कि किस तरह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसके बाद 9 से 11 जून तक सभी जिलों में ब्लॉक दफ्तरों का घेराव होगा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। अगले चरण में सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव होगा। सभी जिलों में शिक्षा न्याय यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद फिर एक अगला चरण जो होगा वो घेराव के बाद तख्ती लेकर पालकों के साथ कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करते नजर आएंगे और शिक्षा न्याय यात्राएं जो आयोजित की जाएंगी सभी जिलों में, उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता वो शामिल होंगे। लगभग 1 महीने तक ये जो कांग्रेस का आंदोलन है वो चलेगा युक्तियुक्तकरण के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार इससे पूरी तरह से खारिज कर रही, कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार रही है। सरकार का कहना है कि जो भी स्कूल है उसका समायोजन किया जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे पर धरातल में टकराव जो है वो देखने मिलेगा। पहले ही 45,000 पदों को समाप्त करने को लेकर शिक्षक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस एक तरफ जहां स्कूलों को बंद करने का आरोप लगा रही, 45,000 पदों के समायोजन का विरोध कर रही, साथ ही साथ 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जो मांग है वो भी इस माध्यम से की जा रही है। यही वजह है कि युक्तियुक्तकरण का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला आंदोलन होगा और यही वजह है कि युक्तियुक्तकरण के विषय को कांग्रेस ने चुना और इस विषय पर अब चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कांग्रेस ने की है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस के आंदोलन का असर कितना होता है, क्योंकि राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया होकर रहेगी। जिन स्कूलों में अतिशेष शिक्षक है, जहां पर कई स्कूल ऐसे भी हैं, रायपुर में ही कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्रों की संख्या का अनुपात और शिक्षकों की संख्या का अनुपात जो है वो कहीं मेल नहीं खाता। कई अधिक जो छात्रों की संख्या उससे कहीं अधिक अनुपात में शिक्षकों की संख्या, तो ये इस गड़बड़ियों को दूर करने के लिए ऐसे स्थानों में शिक्षकों को भेजा जाना है जहां पर शिक्षकों की कमी है। तो इसे लेकर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शासन आगे बढ़ाना शुरू कर चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस के आंदोलन का और शिक्षकों के आंदोलन का युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर कितना असर होता है। तो देखना होगा क्या कुछ असर होता है इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी रायपुर से अगली खबर आपको बता दें, जहां साय कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, महानदी भवन में हो रही है बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी इस बैठक के दौरान मिल सकती है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं साय कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई, और साय कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। तो साय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मंत्रिमंडल के सभी नेता इसमें मौजूद हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INS 24/7 के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।